जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कहता हूँ। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। तो शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नियमितताएं, या बी व्यवस्थाकरण, या सी शुद्ध विज्ञान, या डी एकीकरण। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थाकरण। यानी कि व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण रूपी बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। और ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का जिक्र किया है, जो कि हैं इस प्रकार हैं: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, व्यवस्थापन, मूल्य, शुद्ध विज्ञान और समायोजन। ये आपके ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाएं, बौद्धिक आधारशिलाएं बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारवाद की कमी नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए व्यवहारवाद ने बुद्धि के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की, या बी व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है, या सी व्यवहारवाद ने इस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, ना कि उन प्रच्छन्न कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं, या डी व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। यानी कि व्यवहारवाद की कमी नहीं है, तो अगर कमी नहीं है तो ये क्या है कि विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है, या बी इसमें समिष्ट विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है, या सी यह निर्णय के सारतत्व का विश्लेषण करता है, या डी यह यथास्थिति का समर्थक है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यथास्थितिवाद का समर्थक है। यानी कि उत्तर व्यवहारवाद से यह कथन संबंधित यह कथन नहीं है। यानी कि क्या बोलते हैं, शेष अन्य कथन जो है उत्तर व्यवहारवाद से संबंध में है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक प्रक्रिया है, सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एरिक ओगलिन, या बी माइकल ओकसाट, या सी लियो स्ट्रॉस, या डी पीटर लास्लेट। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पीटर लास्लेट। यानी कि पीटर लास्लेट जो है व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। यानी कि राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहार परकतावाद का बड़ा महत्व है और उसे एक क्रांति माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक युग्म को पहचानिए। इसमें क्या ऑप्शंस हैं ए वियना सर्किल, मोर्टिस सिल्क साहब, या बी कैम्ब्रिज स्कूल जॉन डन, या सी फ्रैंकफर्ट स्कूल लुई अल्थूजर, या डी शिकागो स्कूल हेराल्ड लासवेल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकफर्ट स्कूल लुई अल्थूजर। यानी कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो विचार था ये आपके लुई अल्थूजर जो इससे संबंधित इसके वो है संप्रदाय से संबंधित हैं, लेखक हैं इसके। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए यह साम्यवाद को स्थापित करने की ओर लक्षित है, या बी यह खुली व्यवस्था है, या सी यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, या डी यह प्रवाह प्रतिरूप है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। यानी कि क्या बोलते हैं, डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित नहीं है। यानी ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति का सरोकार मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है, और इसी के आधार पर उन्होंने निवेश निर्गत मॉडल को विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए
पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, या बी अपचयवाद, या सी उपयोगितावाद, या डी अभ्यांतरीकरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अभ्यांतरीकरण। यानी कि नवसंस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उससे अभ्यांतरीकरण सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है, यह किसने कहा था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन, या बी एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन, या सी आर्थर इवांस, या डी जेनवेल्थ कार्लाइल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन। यानी कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास, यह कथन आपके एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन साहब का है। और फ्रीमैन ने 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी इतिहासकार, स्थापत्य कलाकार और लिबरल राजनीतिज्ञ थे। इनका प्रसिद्ध कथन यही था कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास, यानी द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1867 में इनके प्रकाशित हुए थे इनकी एक कृति, जो कि बहुत प्रसिद्ध कृति थी इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में की कमी है। इस आपका ऑप्शन है ए स्पष्ट प्रयोग, या बी अवलोकन, या सी सार्वभौमिकता, या डी विषयनिष्ठता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विषयनिष्ठता। यानी कि मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषयनिष्ठता की कमी है। इसी कमी के कारण ही मूलतः राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न होता है। यानी कि मानव व्यवहार परिस्थितिजन्य भी होता है, जो बदलता रहता है, अतः इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही इसमें सत्यापनशीलता ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1930 और 1940 के दशक में, या बी 1880 और 1890 के दशक में, या सी 1960 और 1970 के दशक में, या डी 1910 और 1920 के दशक में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1960 और 1970 के दशक में जो है आपका उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा है। राजनीति विज्ञान ने उत्तर व्यवहारवाद 1960 और 70 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ाया। यानी उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड स्टन ने वर्ष 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में विधिवत किया था, और यह व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 और हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी, के लेखक कौन हैं? इस आपके ऑप्शंस हैं ए चार्ल्स ब्लैटबर्ग, या बी चार्ल्स ई लिंडब्लोम, या सी रॉबर्ट डहल, या डी जे विलियम डामहोफ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट डहल। यानी रॉबर्ट डहल की पुस्तक है कि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई, और हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी। ये आपके रॉबर्ट डहल की पुस्तक है। और रॉबर्ट डहल जो है अमेरिकन कैथल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी अब और भी पुस्तकें हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस आपको बताया था 1961 में जो आई थी, और पोलार्की जो है 1971 में प्रकाशित हुई। ए प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, और हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में प्रकाशित हुई थी, और डेमोक्रेसी एंड ईस्ट क्रिटिसिज्म ये 1989 में प्रकाशित हुई थी। ये आपके रॉबर्ट डहल साहब के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अराजकतावादियों की, या बी बहुलवादियों की, या सी मार्क्सवादियों की, या डी व्यवहारवादियों की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादियों की। यानी मूल्य तटस्थता जो है आपके व्यवहारवादियों की विशेषता है।
व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड स्टर्न ने माना जाता है, और इसमें जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया था, यानी उसका निर्माण किया था। और स्टर्न के अनुसार शास्त्रीय राजनीति विज्ञान मूल्य भारित है, लेकिन स्टर्न ने नवीन उपागमों के साथ राजनीति को मूल्य तटस्थ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए डेविड स्टर्न को, या बी चार्ल्स मेरियम को, या सी गैब्रियल आमंड को, या डी ग्राहम वालास को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेविड स्टर्न को। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक आपके डेविड स्टर्न को माना जाता है। और व्यवहार परक राजनीति विज्ञान शिकागो संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और यह एक ऐसा आंदोलन था जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर ले जाने का एक असफल प्रयास था। इन व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के पिता यानी जनक डेविड स्टर्न को माना जाता है, और डेविड स्टर्न ने इसे व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाओं का उल्लेख किया है, जो आपको पिछले प्रश्न में भी बताए हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। डेविड स्टर्न द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए आदर्श सिद्धांत, या बी परिमाणन, या सी सत्यापन, या डी व्यवस्थापन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आदर्श सिद्धांत। यानी कि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई, जिसे उसने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है, और आदर्श सिद्धांत डेविड स्टर्न की विशेषताओं में से नहीं है। अब डेविड स्टर्न की जो 8 विशेषताएं बताई इन्होंने 8 आधार बताए बौद्धिक आधारशिला के, ये आपके नियमितता, सत्यापन, तकनीक, व्यवस्थापन, परिमाणन, मूल्य, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण है। ये आपके 8 आधारशिला का बौद्धिक आधारशिला है जो डेविड स्टर्न ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, या बी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, या सी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, या डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है, एक विशेष कर पश्चात लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है, यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कथन आपका सही नहीं है। यानी कि व्यवहारवादी क्रांति का जनक व्यवहारवादी रूढ़वादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ था। जन्म जो है यानी व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ, ये आपके व्यवहारवादी रूढ़वादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ था। अब व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध की बढ़ती हुई निरंकुशता, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, ये सब इसके जो है आपके संकट थे इसके व्यवहारवादी क्रांति के समय साथ साथ जो आए। और इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जात केंद्रित एवं पाश्चात्य लोकतंत्र पर केंद्रित न होकर के व्यापक फलक पर उदित हुआ, जिसमें मूलतः समग्र विश्व जनीन समस्याओं का केंद्र बिंदु माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पीटर विंच, या बी डी ह्यूम, या सी हुल, या डी आर ए डहल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीटर विंच। यानी कि अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक पीटर विंच जो है इस विचार का खंडन किया है कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, या बी इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक धर्मता थी, या सी यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था, या डी यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसलिए व्यवहारवाद अल्पकालिक था।
व्यवहारवाद आपको था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। व्यवहारवादी आतिथ्यवाद के शिकार हो गए। ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे और रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी विषय को अध्ययन करता है तो उसका भी एक मूल्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 17वीं सदी, या बी 19वीं सदी, या सी 18वीं सदी, या डी 20वीं सदी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 19वीं सदी जो है आपके वैज्ञानिक विधि का युग है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लेफ्टविच, या बी लॉसवेल, या सी मिलेट, या डी क्रिक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉसवेल, यानी कि लॉसवेल जी का कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और यह अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। यह आपके लॉसवेल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए डेविड ईस्टन, या बी हेराल्ड लॉसवेल, या सी चार्ल्स मेरियम, या डी उपरोक्त कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेरियम, यानी कि शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ये आपके चार्ल्स मेरियम के द्वारा स्थापित की गई थी। चार्ल्स मेरियम जो है 1874 से लेकर 1953 तक रहे और जो व्यवहारवादी आंदोलन के जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक इनको माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद पर ये कार्यरत थे और इन्होंने सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भाग लिया था और इनके द्वारा ही लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। ए हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थियरीज जो कि 1903 में प्रकाशित हुई, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम 1922 में प्रकाशित हुई और न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये जबकि उनकी 1925 में प्रकाशित हुई थी। जबकि इस प्रकार से बहुत सी और भी इनके प्रमुख पुस्तकें थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जेबी वाटसन, या बी हर्बर्ट टिंगस्टन, या सी रॉबर्ट डाल, या डी डेविड ईस्टन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेबी वाटसन, यानी व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जेबी वाटसन साहब ने किया था। और जेबी वाटसन साहब एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्कूल की भी स्थापना की थी, यानी इन्होंने बिहेवियरिज्म जो 1924 में प्रकाशित थे इनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी, इनकी एक पुस्तक थी जो इसका नाम था बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है यह किसने कहा था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जेम्स विल्फोर्ड गार्नर, या बी पॉल जेनेट, या सी हैंस यूलन, या डी जॉर्ज कैटलिन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्फोर्ड गार्नर, यानी कि राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और राष्ट्र के साथ ही खत्म होता है। यह कथन आपके जेम्स विल्फोर्ड गार्नर साहब का है। जेम्स विल्फोर्ड गार्नर जो है आपके राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और इन्होंने अपनी चर्चित कृति इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस जो 1910 में प्रकाशित थे उसी में कहा था कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और साथ ही और खत्म भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए व्यवस्थाबद्धीकरण, या बी परिमाणीकरण, या सी प्रासंगिकता का सिद्धांत, या डी समग्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है आपके डेविड ईस्टन साहब के व्यवहार के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों को निर्माण किया था जो कि इस प्रकार है: नियमितता, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता यानी एकीकरण। ये आपके जो है डेविड ईस्टन साहब के 8 बौद्धिक आधार थे। और प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है उत्तर व्यवहारवाद का गुण है, यानी प्रासंगिकता का सिद्धांत जो दिया गया था वो आपके उत्तर व्यवहारवाद का एक गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए
उपादेयता पर, या बी कृत्य पर, या सी ए और बी दोनों पर, या डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपादेयता और कृत्य दोनों पर जो है उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिश्चियन बे, या बी जेम्स चार्ल्सवर्थ, या सी डेविड ईस्टन, या डी रॉबर्ट डहल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए जब व्यवहारवाद पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था उन्होंने, वो डेविड ईस्टन साहब ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नागरिक, या बी नौकरशाही, या सी राजनीतिक वर्ग, या डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि व्यवहारवाद जो है आपके नागरिक, नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग सब पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक, राजनीतिक वर्ग तथा नौकरशाही इन पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसकी शुरुआत जो है आपकी 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा की गई थी, और यह एक अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है, या बी इसके विषय एवं शैली में एकत्व है, या सी समान लक्ष्य ढूंढने में एकत्व है, या डी मनुष्य जाति के लिए साझे दूरदर्शिता प्राप्त करने में एकत्व है। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तर्क के तरीके में एकत्व है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली के एक तरीके में एकत्व है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित है, और इनका दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से मूल्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों में अविच्छिन्न संबंध है, और राजनीतिक सिद्धांत के शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क एक शैली एवं तरीके में एकत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, या बी राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, या सी एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह या वैश्विक नजरिया, या डी वे राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वे राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। यह आपका विचारधारा की विशेषता नहीं है, यानी कि विचारधारा की ये विशेषता नहीं है कि वे राजनीतिक विचार को जो सामाजिक वर्ग के हित समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारों, वर्गों, सामाजिक हितों को अपने अंदर समाविष्ट करती है और उन्हें व्यक्त करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? इस आपके ऑप्शंस हैं ए जनहित संबंधी, या बी जन सहमति निर्माण, या सी जन आक्रोश दूर करना, या डी जनमत दबाना। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जनमत दबाने। लोक कल्याणकारी राज्य की जो है आपके जनमत दबाने से कार्य से बचना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनमत किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के शासन का आधार होते हैं और इसके द्वारा जो है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है और लोगों के दृष्टिकोण से राज्य का परिचय होता है। और जनमत जो है आपके लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों पर नियंत्रण का एक प्रमुख साधन भी होता है। और जनमत को जो है दबाने का अर्थ होता है कि सरकार की निरंकुशता की ओर बढ़ना है। यानी कि अगर कहीं पे भी जनमत को दबाया जा रहा है तो वहाँ पे एक तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पे सरकार निरंकुश हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबद्ध नहीं है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए आचार प्रधान, या बी नगर राज्य, या सी सार्वभौमवाद, या डी इनमें से कोई नहीं। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमवाद। यानी कि प्राचीन यूनानी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन मुख्यतः नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित हैं।
यानी कि जो प्राचीन यूनानी आपके राजनीतिक चिंतन थे वह मुख्य रूप से नैतिक दृष्टिकोण से संबंधित थे, जिसका जोर मूल्यों, आचारों, आदर्शवादिता पर था। जिनका जो है जो मुख्य फोकस था वो आपका मूल्यों पर था, आचारों पर था और आदर्शवादिता पर था। जबकि नगर राज्य उनके विश्लेषण के आधारभूत राजनीतिक इकाई थे। और प्राचीन यूरोपीय चिंतन में सार्वभौमवाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व शामिल नहीं थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।